हेलो एवरीवन, मैं कुणाल शुक्ला आपके लिए फिर एक बार सीटेट 2011 का पेपर लेके आया हूँ। प्राथमिक स्तर का क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ का। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें मैं बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूँगा, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि किस हिसाब से पेपर में सॉल्व करना है। और जो चुनिंदा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, उसमें आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जिस पैटर्न में मैं करवा रहा हूँ उस पैटर्न को आप फॉलो करें एग्जामिनेशन में, क्योंकि ताकि आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और आप सारी चीज़ों को समझ जाएं और अपने हिसाब से क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को सीधा क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ, क्योंकि हमें एक सारे क्वेश्चन भी कवर करने और टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। मतलब जो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं उसके अंदर जो विशेषताएं होनी चाहिए वो किस हिसाब से होनी चाहिए। तो आपके पास चार ऑप्शन है, धैर्य और दृढ़ता ये चीज़ होनी चाहिए शिक्षक के अंदर, या फिर शिक्षण पद्धतियाँ और विषयों के ज्ञान में दक्षता, यानी कि जो ज्ञान होना चाहिए उसमें वो दक्ष होना चाहिए अपने विषयों में, यानी कि उसमें आप उसको अपने विषयों में पकड़ होनी चाहिए, या फिर अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, यानी कि अति मानक भाषा यानी कि जो अलग अलग भाषाएं होती है उसमें पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए, या पढ़ाने की उत्सुकता ज़्यादा होनी चाहिए। तो भैया चारों चीज़ें हमें करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या जो 100% करेक्ट होगा, क्या जो 100% करेक्ट होगा उसको हमें यहाँ पे ऑप्शन को टिक करना है। तो भैया ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, दक्षता होनी चाहिए, मगर जो धैर्य और दृढ़ता है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए प्राथमिक स्तर के बच्चों, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है तो जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए शिक्षक में, और दृढ़ता होनी चाहिए कि बच्चों की सहायता करने पे वो हमेशा तत्पर रहे, उनको सिखाने के लिए हमेशा दृढ़ रहे। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 2 फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है और आप इसे देख सकते हो, और कैसे सॉल्व करना है पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है प्रश्न। प्रश्न 2 क्या कह रहा है। तो प्रश्न 2 हमारा कह रहा है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। भैया वो लोकतांत्रिक है तो भैया बच्चे कुछ भी करें, कहीं बैठे, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं, कुछ एक साथ बैठ जाते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं या किसी विषय को लेकर चर्चा करते हैं। उनमें से कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं भैया, कुछ अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि भैया एक टीचर है वो लोकतांत्रिक स्वभाव का है, वो बच्चों से कहता है भैया कहीं बैठो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। कुछ बच्चे क्या होते हैं समूह में बैठ जाते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं अलग अलग बैठ जाते हैं, और वो चुपचाप बैठे रहते हैं, उनसे वो किसी से बात नहीं करते हैं। तो ये एक पेरेंट्स अभिभावक को चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, और तो मतलब वो क्या करेगा, अभिभावक क्या करेगा। तो इसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। भैया अनुभाग बदलने से तो कुछ होना नहीं है, अगर आप क्लास बदल दोगे बच्चे की तो भैया वहाँ पे भी हो सकता है वो चुपचाप बैठे, कोई दिक्कत नहीं हो उससे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ से। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। भैया ये बिल्कुल सही चीज़ है, जो अभिभावक है उसको शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, उसको भरोसा होना चाहिए शिक्षक पर, और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा भी करनी चाहिए। अगर उसे लग रहा है कि भैया किसी चीज़ में दिक्कत है तो वो समस्या पर शिक्षक के साथ में चर्चा विचार विमर्श कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी मैं ऑप्शन नहीं जाऊँगा, आप पढ़ सकते हो खुद क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम कम है और मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर करवा के देने हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुँच चुके हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, पहले समझ लेते हैं। वह अवस्था, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, वह अवस्था जब बच्चा जो है हमारा
तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से वो किसी वस्तु को देखता है तो उसमें तार्किक रूप से मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से वो चिंतन प्रारंभ करता है या किसी घटना के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है उसकी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था। इन 4 अवस्था में से जो आपको राइट आंसर लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो भैया तार्किक रूप से वो वस्तुओं को पहचानना शुरू करता है, तार्किक रूप से यानी कि दिमाग से वो समझ के वस्तुओं को समझता है, किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष। अब गलत हो गया है थोड़ा सा, 0 से 2 वर्ष यानी 2 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे आते हैं वो 7 से 11 वर्ष के आते हैं। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे आते हैं उनकी जो उम्र होती है वो 7 से 11 वर्ष के बीच की होती है। कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है, इसको आप रख लीजिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र होती है वो 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं, तभी वो तार्किक रूप से, क्योंकि इतने वो बुद्धिमान हो चुके होते हैं कि वो थोड़ा सा चिंतन कर सकें किसी घटना के विषय में। तो यहाँ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, आपका भी फ़ायदा होगा और आपके फ्रेंड्स का भी बहुत फ़ायदा होने वाला है इसमें, इस सेशन में, पूरे सेशन में। देखते हैं, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मन का मानचित्रण संबंधित है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भैया ये निकल जाएगा, क्योंकि ये मन का मानचित्रण भैया दिमाग से एकदम ऊपर से जा रहा है। कैसे करेंगे इसे, तो मन का मानचित्रण जो होता है उसका अर्थ होता है कि हम जैसे नॉर्मल भाषा में मैं बोलूँ तो इसका अर्थ होता है कि जो अगर हम किसी कार्य को करने से पहले जो उसकी रूपरेखा बना लेते हैं, जो स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं, तो उसी से ये निकल के आता है मन का मानचित्रण। तो इसका जो राइट ऑप्शन आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो इसका मैं जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। जो मन का मानचित्रण होता है वो साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से संबंधित है। नहीं भैया, कोई साहसिक कार्य तो करने जा नहीं रहा है बच्चा, मन का चित्र बनाने से। मन का चित्र भैया कैसे बनाओगे, आज तक कोई नहीं बनाया मन का चित्र, बच्चा कैसे बना लेगा भैया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब थर्ड ऑप्शन फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अनुसंधान का मतलब वही जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हम रिसर्च करते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले, तो उसी का अर्थ होता है क्या, मन का मानचित्रण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये आ जाएगा तो आप इसको तुरंत कर दीजिएगा। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है और आप इसे पढ़िए और इसका जो राइट आंसर है वो सोचिए, क्योंकि ये जो पेडागॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, इनको बिना समझे नहीं किया जा सकता। ये ना मैथ्स के फॉर्मूले से हल होंगे, ये ना ही कोई विज्ञान के फॉर्मूले से इसे आप कर सकते हो, इसे आप सिर्फ समझ के कर सकते हो और अपने तार्किक चिंतन मनन से ही सॉल्व कर सकते हो भैया, आसान नहीं होते हैं, सीधी सी बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विशेष रूप से क्या कह रहा है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। अब भैया प्राथमिक स्तर की बात जो अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं, तो उनके सीखने से जुड़ी समस्याएं जो होती हैं उसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, बेहतर तरीका क्या होगा, उनको महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना। अब भैया उनको महंगी और चमकदार सामग्री दोगे तो भैया वो खेलने लग जाएंगे, तो उससे तो वो सीखना ही बंद कर देंगे। तो भैया ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया, तुरंत हटाओ। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना।
अब भैया सरल पुस्तकें आप लाओगे तो भैया उसमें ना तो उनकी ज्ञान की वृद्धि होगी, ना तो वो मतलब अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। अब भैया दिन भर क्लास में आप कहानी बच्चों को सिखाओगे तो वो पढ़ पाएगा? कतई नहीं पढ़ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से खत्म। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स ये है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अब भैया क्षमता के अनुरूप यानी कि बच्चा अगर मैथ्स में कमज़ोर है, गणित में कमज़ोर है, तो भैया उसकी क्षमता के अनुसार ही तो आप उसको पढ़ाओगे। उसको अगर 5 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप उसको 2 का पहाड़ा पहले सिखाओगे, ज़रूरी थोड़ी आप उसको सीधे 10 का पहाड़ा पढ़ाने लगोगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत आसान हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप बहुत समझदार हो, बहुत टैलेंटेड हो, आपको भी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, और आपको इसका राइट आंसर बताना है आपके IQ से, आपके तार्किक चिंतन से आपको ये करेक्ट आंसर बताना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न में से कौन से कथन, यहाँ पे 4 कथन आपको दिए हुए हैं भैया, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ पे नहीं जो शब्द है वो पूरे इतिहास को बदल दे रहा है इस क्वेश्चन के। इसमें पूछ रहा है ऐसी जो प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, उसकी विशेषता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें नेगेटिव में पूछ रहा है। तो पढ़ते हैं कथन क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ये तो भैया सही है, इसको तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं मानना चाहिए, ऐसा कथन हमें यहाँ से पिक करना है, ढूंढना है। सीखना लक्ष्योन्मुखी है, भैया ये भी सही है, तो इसे भी हम नहीं पिक कर सकते, क्योंकि हमें उल्टा नेगेटिव सेंटेंस चाहिए यहाँ पे। अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया, ये भी सही बात है भैया, सीखने की प्रक्रिया तो बहुत सारी होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। भैया ये गलत है। कोई ज़रूरी थोड़ी है बच्चा अगर शैक्षिक स्कूल नहीं जाएगा तो वो सीखेगा ही नहीं, वो समाज से सीखता है, वो हर तरीके चीज़ों की, मतलब वो ट्यूशन जाकर भी सीख सकता है। अगर उसमें सीखने की प्रवृत्ति है, सीखने की इच्छा है, तो ज़रूरी नहीं बच्चा स्कूल में जाएगा तभी सीखेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय वीडियो। सो आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या कह रहा है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वीं कक्षा के जो हैं दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, ये राइट है। इसमें बताना है कौन सा कथन आपका सही है। कोई दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसके माता पिता और मित्रों, जो मित्र होते हैं, उसको दैनिक कार्य, मतलब जो उसके दैनिक कार्य होते हैं, उठना बैठना चलना जाना घूमना, उसके लिए इसको सहायता लेनी चाहिए, कतई नहीं लेनी चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। अगर वो अंधा है तो अगर वो सहायता भी ले रहा है अपने माता पिता मित्रों से या और किसी परिवारीजन से, तो वो उन पर निर्भर हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा भैया। अगर वो निर्भर हो जाएगा तो कुछ काम खुद से कर ही नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी तो एकदम सटीक बैठ गया कि अगर विद्यार्थी दृष्टिबाधित है तो उसके जो व्यवहार है उसको सामान्य बालकों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। उसको कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि वो किसी चीज़ में कमज़ोर है, ऐसा शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। और श्रव्य सीडी यानी कि सीडी, उसको कुछ सुनने वाली सीडी, ताकि वो सुनकर सीख सके, ऐसी चीज़ों की व्यवस्था शिक्षक को कराई जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जो मेरे चैनल है कुणाल शुक्ला स्टडी जोन पे, आपको जो वीडियो मिलेंगी वेरी शॉर्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करवा दूँगा, ताकि आप कहीं भी 10 मिनट भी अगर आप टाइम निकाल रहे हो तो आप क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो मेरी वीडियो आपको मिलती रहे और आप इसी तरह सीटेट की तैयारी अपनी
101% करते रहें, कहीं भी आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे भी आप हो, वैसे तो आप हर जगह होगे, तो वहाँ पे क्या करिए, मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसी तरह पढ़ सकें, आपकी तरह अच्छे नंबर उसमें ला सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।